वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। आज हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज, और जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। वैसे तो जब भी मैं क्लासेस लगाता रहा हूँ या एमसीक्यू सेक्शन भी हमने किए हैं, तो उनमें जो भी क्वेश्चंस थे वो देवर बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्लस व्हाट कैन कम, क्या आ सकता है उसके ऊपर बेस्ड थे। बट स्टिल हम एक बार क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं वो कर ही लेते हैं, ठीक है। माइक्रोवर्स के बारे में आपको मालूम ही है, अब तो सबको मालूम हो गया होगा कि माइक्रोवर्स क्या है, ठीक है। अभी पीडिया का ऑप्शन है लर्निंग, इसमें आप बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। सारा कोर्स आप कर सकते हैं, पार्ट्स में कर सकते हैं, चैप्टर वाइज कर सकते हैं, टॉपिक वाइज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज कर सकते हैं, या टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, कुछ भी। तो देखो अब क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं। क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ गोल्ड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड in the accounting period in which the gold is delivered, sold, mined या identified to be mined। इन चारों में से आपको ऑप्शन बताना कौन सा ठीक है। और आप लोगों ने जो है ये क्वेश्चंस, मतलब हमने जो है कंसेप्ट, ये किस पे बेस्ड है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ना। ये तो क्वेश्चन देखकर पढ़कर ही हमें पता लग जाता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। तो उसका देखो, वैसे बेसिक तो क्या होता है उसका, कि नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, जब गुड्स डिलीवर होते हैं दैट टाइम वी रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू तब हम मानते हैं कि अब हम इसे रेवेन्यू मान लेते हैं और उसको अकाउंट्स में डाल देते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में जब आपने गुड्स जो है डिलीवर करी। लेकिन इस केस में जो ये माइनिंग कंपनी है, इस केस में ये आंसर होगा सी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन केस ऑफ माइनिंग, है ना, गोल्ड माइनिंग कंपनी, तो क्या होगा, आंसर विल बी सी, ठीक है। और नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल गुड्स या नॉर्मल किसी बिजनेस की बात हो रही होगी, तो जब गुड्स या सर्विस आप डिलीवर कर देते हैं, जिस ईयर में करते हैं उस ईयर में कंसीडर किया जाता है उसको एज अ सेल, एज अ रेवेन्यू, ठीक है जी। सेकंड देखो, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच द एक्सपेंस टू बी मैच्ड विद रेवेन्यू इज बेस्ड अपॉन। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंस आप मैच करते हैं रेवेन्यू के साथ, वो इनमें से किसके ऊपर बेस्ड है, कैश कॉस्ट के ऊपर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, इनमें से किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपको जो है वो बताना है क्वेश्चन में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको ये समझना है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है, ये जो कंसेप्ट है, ये ओरिजिनल कॉस्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है आपका सारा, कि जब हम रेवेन्यू को मैच करते हैं किसके साथ, एक्सपेंस के साथ मैच करते हैं, तो वो इसके अकॉर्डिंग करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और ये भी देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग से आ रखे हैं, है ना, ये कंसेप्ट से, ये भी कंसेप्ट से। अब नेक्स्ट जो है आपका, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एग्जांपल्स ऑफ एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर जो लास्ट ऑप्शन है आपको विजिबल नहीं है तो मैं बता देता हूं आपको। तो पहला क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन, जो सी है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो आपका लास्ट है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये चार आपके ऑप्शंस हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपको पहले देखो, अब ये भी बेसिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। अगर बेसिक अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आपको पता है कौन सी चीज एसेट होती है, कौन सी चीज कैपिटल होती है, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है, टाइप ऑफ रिसिप्ट्स क्या होती हैं, तो आप इसका बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो होता है, इट इज एक्सपेंस डन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनाने के लिए खर्चा होता है। अब कंपनी बन गई, खर्चा हो गया, कंपनी जो है उसको बेनिफिट जो है काफी टाइम तक मिलता रहेगा। तो ये जो एक्सपेंस होता है, ये किस तरह का एक्सपेंस है, क्योंकि इसका बेनिफिट काफी टाइम तक मिलता रहेगा। ऐसे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी मिलता है, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करते हैं तो उसमें आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनती है, कोई ना कोई एसेट बनता है, जिसको आप जरूरत पड़ने पे, टेंजेबल हो सकता है या इंटेंजेबल, कोई ना कोई एसेट बनता है। यहाँ पे जब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आप कर रहे हैं, खर्चा आपने कर दिया, कंपनी बन गई है, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में एक छोटा सा एक्सपेंडिचर होता है, तो कंपनी जो है वो चलती रहेगी, बेनिफिट मिलता रहेगा। बट ये जो है, इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस तो है नहीं, और ना ही जरूरत पड़ने पे आप इसको कभी रीसेल कर सकते हैं। कल को इसकी रीसेल भी नहीं होगी, ना तो इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू होगी।
तो इस वजह से जो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होता है, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा बेनिफिट तो मिला जो काफी टाइम तक आपको बेनिफिट देगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज नहीं बनी, कोई ऐसा एसेट नहीं आपका बना जिसको आप फर्दर कभी रीसेल कर सको या उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू ही मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। तो इसलिए क्या है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम एक्सपेंस बोलते हैं, ये आपको समझना। जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हीं को एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, बिकॉज यही हम सेम ये जो है इन्हीं को हम ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एज ए एक्सपेंस ट्रीट करते हैं रेवेन्यू वालों को, ठीक है जी। अब इसमें से क्या है डेप्रिसिएशन, तो अगर जो मैंने आपको बताया इससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या है, फिक्स्ड एसेट पे लगती है और आप एनुअली लगाते हैं और एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, है ना। हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, जितनी डेप्रिसिएशन होती है वहां पे हम प्रॉफिट में से उसको सेटल करते हैं, है ना। एक्सपेंस के नॉन कैश एक्सपेंस होता है पर हम पीएनएल में डालते हैं। तो क्या है आपका इसका आंसर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वाई, बिकॉज वो करंट ईयर में ही यूज हो जाती है, ठीक है। उसका बेनिफिट जो है डेप्रिसिएशन जो है आगे फर्दर हम कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, वो जितना डेप्रिसिएशन है वो उसी साल में डाल देते हैं और उसको प्रॉफिट में से हम उसका क्लेम ले लेते हैं। अब नेक्स्ट इज अकाउंटिंग टर्म IFRS किससे रिलेटेड है, तो IFRS किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है। इनमें से क्या है, तो इनमें से क्या है, ये है, ठीक है। फुल फॉर्म है तो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये इसका आंसर है आपका, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको आए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सारे ही क्वेश्चंस किससे हैं, कोई आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से ले लो या टर्म से ले लो या कंसेप्ट से ले लो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग जो होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब भी अकाउंट्स आप स्टार्ट करो, जैसे +1 में स्टार्ट करते हैं, आफ्टरवर्ड्स या किसी कोर्स में भी आप स्टार्ट करते हो, बाद में भी कॉलेज में भी, तो इनिशियल जो आपकी क्लासेस होती हैं या इनिशियल जो आपके चैप्टर्स होते हैं उन्हीं से रिलेटेड ये सारा है। और अब ये नेक्स्ट आ गया, ये आपका इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड है ना। और ये आपका NPO यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ये आपका कंसाइनमेंट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो भी आपका, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ये वाला क्वेश्चन इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड है और ये वाला चैप्टर जो है वो कंसाइनमेंट जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड है ना, ये वाला क्वेश्चन। तो ये तो हो गया किस किस टॉपिक से रिलेटेड है। और बट ये है कि टॉपिक से तो रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको बेसिक आता है, अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग आती है, चैप्टर्स के आप बेसिक्स भी कर लो अच्छे से, है ना, तो MCQs ही आने, या जैसे ये न्यूमेरिकल भी दे रखा है ये वाला, तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बहुत ईजी, अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना। इट इज़ नॉट वेरी टफ। और इससे रिलेटेड ही ऐसा ही क्वेश्चन आ भी सकता है। और तो अब पहले हम ये कर लेते हैं, लास्ट में उसको करते हैं, ठीक है। अब पहला है, कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, ये कौन सा अकाउंट है, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन तो देखो देखने की जरूरत ही नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम नॉमिनल होती है, एक्सपेंडिचर भी नॉमिनल होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा भाई, नॉमिनल अकाउंट होगा, इजी। तो इनकम, पहला रूल है अकाउंटिंग के रूल्स की हमने बेसिक, क्या कहता है वो, टाइप ऑफ अकाउंट्स में, है ना, इनकम एक्सपेंस क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इनकम एक्सपेंस लॉस प्रॉफिट ये सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो जो अकाउंट इन्हीं में डील कर रहा है सिर्फ, तो कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेगेसीज आर जर्नली, है ना। तो लेगेसीज क्या होती हैं, पहले आपको ये बताना चाहिए। लेगेसीज क्या होती हैं, लेगेसीज जो होती है एक प्रॉपर्टी या मनी होती है जो आपको मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, समबडी डाइज और वो आपको वो मनी दे जाए, है ना। और नॉर्मली जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनको ऐसी लेगेसीज लोग देते हैं, पैसा भी दे देते हैं, है ना, और प्रॉपर्टी भी दे देते हैं। और पैसा और प्रॉपर्टी दोनों ही क्या होते हैं, एसेट होते हैं। और एसेट कहाँ जाते हैं, एसेट को कैपिटलाइज करते हैं और कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट में ही डालेंगे।
तो ये यहां आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड टू। अब ये निकालने के लिए आपको पता ना चाहिए कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है। तो ऐसे छोटा सा कंसाइनमेंट अकाउंट अगर हम लें तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, अब कैसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई गुड्स भेजे हमने, जब देखो गुड्स यहाँ पे भेजे थे कंसाइनमेंट के लिए, तो यहाँ पे डेबिट में जाते हैं वो गुड्स। अब आपको समझना है, डेबिट में गुड्स गए, सारे के सारे डाल दिए, अब उसमें से क्या हो गया, किसी का नुकसान हो गया गुड्स का, यानी कि गुड्स तो आपके डिस्ट्रॉय हो गए, वो तो गुड्स वो डिस्ट्रॉय हो गए। जब भेजे थे तो डेबिट में डाले थे, जब सेल हुई तो क्रेडिट में डालने हैं। अब नुकसान हो गया, एबनॉर्मल लॉस, तो वो भी कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ये आपको समझना है, ठीक है। व्हेन गुड्स आर सेंट टू कंसाइनमेंट, भेजते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट होता है, उसके डेबिट में नोट करते हो। अब डेबिट में आपने नोट, और इसके अलावा और भी कुछ एक्सपेंस है इस वेंचर कंसाइनमेंट से रिलेटेड। कंसाइनमेंट क्या होता है आपका, जो है शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट होता है, एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। तो उसमें ये जो डेबिट में कुछ भी खर्चा करते हैं उसको, तो यहां आता है, कोई इनकम आती है तो वो यहां जाती है ना। अब उसमें क्या है, गुड्स भेजे हैं कंसाइनमेंट में, अगर सेल कर दिए तो भी यहां पे आए, अगर गुड्स रिटर्न करने पड़ गए तो भी यहीं पे देंगे डिटेल इसकी, या गुड्स बच गए, और अगर गुड्स का नुकसान हो गया तो भी यहीं पे आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम, एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। और यही मेजर अकाउंट होता है जो आपको समझना है कंसाइनमेंट के केस में बनता है, ठीक है। दैट इज सबसे मेजर अकाउंट, और इसी में सारी डिटेल्स जो है वो नोट होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कंसाइनमेंट से रिलेटेड। अब आ जाएं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, डेट ऑफ फायर। अब इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब सॉल्व कैसे करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, डेट ऑफ फायर दी हुई है और ये बताया है फायर तो इस डेट को लगी है, बट उसके इमीडिएट पहले के 12 मंथ्स की सेल दे रखी है 88 लाख। एग्रीड प्रॉफिट रेशो, जीपी रेशो 20% दिया हुआ है। स्पेशल सर्कमस्टांसिस क्लॉज प्रोवाइडेड फॉर इंक्रीज इन टर्नओवर बाय 10%। अब क्या होता है, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कोई भी, तो उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, एक लॉस ऑफ स्टॉक होता है और एक लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है, कि अगर हमारा प्रॉफिट में नुकसान हुआ क्योंकि आग लग गई, थेफ्ट हो गया, उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करेगी, जिस तरह की हमने पॉलिसी ली है उसके अकॉर्डिंग। तो उस पॉलिसी से रिलेटेड आपको क्या बोला है, तो अब ये जो पॉलिसी है ये लॉस ऑफ प्रॉफिट की है, कि प्रॉफिट का जो नुकसान हो गया वो हमने उनसे क्लेम लेना। तो उसके लिए डिसाइड हुआ है जीपी रेशो 20%। हम मान रहे हैं कि प्रॉफिट कितना होगा, 20% जीपी रेशो होगा और वो हमें मिल जाएगा इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। तो यही है ना, सम इंश्योरेबल, कैलकुलेट सम इंश्योरेबल, ये निकालना है हमें। तो अब ये सम इंश्योरेबल कैसे निकालेंगे, आपको ये समझना, देखो 20% एग्रीड रेशो है जीपी का, 10% से कहता है टर्नओवर बढ़ जाएगी, तो 88 लाख की जो आपकी टर्नओवर है उसके लिए बताया हुआ है। आपको यहां पे ध्यान रखना है, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। इंक्रीज बोला है, कितना परसेंट इंक्रीज बोला है, किस तरह की कंडीशन दी है, जो भी कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे इसमें दिया है 10% इंक्रीज, तो इसका 10% निकालो और इसमें ऐड कर दो, ठीक है। जब आप इसका 10% निकालेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 968, इतना आना चाहिए आपका, 96,80,000 आ जाएगा। फिर कुछ नहीं करना, जीपी रेशो तो 20% बताया ही हुआ है, तो इसका 20% कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इसका 20% कैलकुलेट करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है बस, ठीक है, ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कंडीशंस का, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। जब भी आए आपको तो थोड़ा सा रीड करोगे आप ध्यान से, तो क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन भी दी होती तो हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टर्नओवर को एडजस्ट कर लेते। जब टर्नओवर एडजस्ट हो जाती है तो उसके ऊपर जो भी रेशो दे रखा है वो ले लेते हैं,
है ना, ये जीपी रेशो दिया है वो, तो आपका क्या आ जाएगा, सम इंश्योरेबल आ जाएगा आपका, ये आपका सम इंश्योरेबल इसमें से ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये वाले हमारे क्वेश्चंस हो गए, चारों हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर अ जॉइंट वेंचर द अमाउंट इज डेबिटेड टू। अब देखो, जैसे ही जॉइंट वेंचर की बात होती है तो जॉइंट वेंचर में मेन जो अकाउंट होता है वो क्या होता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट ही सबसे मेन होता है। तो दो कंपनीज क्या होती हैं, देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट खोल लेती हैं। अब दोनों ने कंपनीज ने जो वेंचर किया है कॉमन, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है उसी में ही सारी डिटेल्स हम डालते होते हैं। तो अब गुड्स परचेज करी है जॉइंट वेंचर में, तो इन्होंने बता ही रखा है, तो डेबिटेड टू, तो आपको समझना है सबसे मेन अकाउंट होता ही है, उसके अलावा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, परचेज की जरूरत नहीं पड़ती है, अकाउंट्स की तो जर्नल एंट्रीज करनी हो तो उसमें यूज हो सकती है टर्म, लेकिन वैसे नहीं। तो मेन क्या होता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट ही होता है जॉइंट वेंचर में, उसी में सारी डिटेल रिकॉर्ड होती है कि कितनी जो दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं जॉइंट वेंचर में, ठीक है, वो टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उस प्रोजेक्ट के लिए कितना एक बंदे ने डाला, कितना दूसरी कंपनी ने डाला, वो सारा इसमें आएगा। उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस वगैरह सब इस जॉइंट वेंचर अकाउंट में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। फिर ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम। अब ब्रांच अकाउंट बनाया आपने डेटर सिस्टम में। अब ब्रांच अकाउंट जब आप बनाते हैं, अगर आपको उसके बारे में पता हो ब्रांच क्या होता है, ब्रांच मींस एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस अपनी ब्रांच के लिए कई ऑप्शन होते हैं उसके पास अकाउंटिंग करने के, पर यहां पे उन्होंने बता दिया कौन सा सिस्टम है, डेटर सिस्टम है। तो डेटर सिस्टम में जब वो बना रही है ब्रांच जो हेड ऑफिस है जो अपना अकाउंट्स बनाएगा, ये ब्रांच अकाउंट बनाएगा, तो इसमें सारे एक्सपेंसेस नोट होंगे, सारी इनकम्स नोट होंगी। तो एक्सपेंसेस और इनकम्स जिस भी अकाउंट में नोट होता है वो कौन सा है, कौन सा अकाउंट बोलते हैं उसको, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो जो भी इसमें ब्रांच अकाउंट में चीजें जाएंगी वो एक्सपेंसेस और इनकम रिलेटेड होगी। और ब्रांच अकाउंट खोलने का मोटिव क्या है कि ब्रांच से रिलेटेड कुछ भी जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा, इनकम एक्सपेंस होगा, उसको हम अलग ही नोट कर सके। तो प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस किस में नोट होते हैं, सारे नॉमिनल अकाउंट में नोट होते हैं। तो ये आपका क्या होगा, तो ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया ये, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपोर्शनड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू। अब इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है, तो अब इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है तो आपको समझना है एप्रोप्रिएशन ऑफ ओवरहेड से है टॉपिक है, उससे रिलेटेड है। लेकिन आपको यह समझना है कि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो आप समझ सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक पावर की रिक्वायरमेंट कैसे पड़ती है या कैसे आप उसकी यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पावर को। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर है वो कैसे यूज होती है, देखो हॉर्स पावर मोटर की होती है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, जो लाइट पॉइंट्स होते हैं उसमें पावर रिक्वायर्ड नहीं होती, बहुत हैवी जो मशीन होती है वो पावर से रिलेटेड होती है ना, छोटे मोटे लाइट पॉइंट्स तो इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से चल जाते हैं आपके। फिर लास्ट ऑप्शन इज हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स, और इसके बाद एक और ऑप्शन दी हुई है जो है मशीन आवर्स, डी जो है आपकी मशीन आवर्स। तो आपको ये समझना है, देखो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कैसे होगी, मशीन की कैपेसिटी और बिजली दोनों चीजें यूज होंगी ना, तो जितनी उसकी हॉर्स पावर है मल्टीप्लाइड बाय जितने टाइम मशीन, जितने आवर्स के लिए मशीन चलेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है प्रॉपर डिपार्टमेंट, अब अलग अलग डिपार्टमेंट, देखो क्या बोला, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन कैसे करना है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है ए बी सी डी। तो हम क्या देखेंगे, इन्होंने मशीन चलाई तो मशीन की हॉर्स पावर देखेंगे और कितने टाइम के लिए चलाई वो देखेंगे इनटू मशीन आवर्स। सिमिलरली बी डिपार्टमेंट का भी देखेंगे कि मशीन जो है ना, हॉर्स पावर और मल्टीप्लाइड बाय कितने घंटे वो चली है इनटू मशीन आवर्स बाय हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स। वैसे ही सी डिपार्टमेंट, वैसे ही डी डिपार्टमेंट। तो फिर जितनी भी टोटल, इसमें क्या होता है, टोटल आपको दिया होता है कि टोटल खर्चा जो है वो 30 लाख रुपए का आया है हमारा
इलेक्ट्रिक पावर का 30 लाख का जो है खर्चा हो गया, तो उसको बांटना है किस डिपार्टमेंट ने कितना यूज किया, तो कैसे बांटेंगे, इसके अकॉर्डिंग हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स, इस बेसिस पे आप उसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, अंडर द सिस्टम, under which schedule of Companies Act 2013 the format of financial statements is prescribed, 1 2 3 4। तो बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर है शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब्ड है लॉ में, तो आपको ये याद रखना है। फिर ये भी बहुत बेसिक सिंपल पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है, सॉरी एग्रीमेंट तो है बट प्रोविजन फॉर, हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट है ही नहीं पार्टनरशिप एग्रीमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिवाइड करेंगे, तो आपको याद रखना है अगर तो पार्टनरशिप डीड हो या पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो तो उसमें जो दिया है प्रॉफिट एंड लॉस उसकी तरह, उस रेशो की तरह बांट देते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो इक्वली बांटते हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड है पर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटना है उसके बारे में बताया नहीं है तो भी इक्वली बांटते हैं। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which of the following statements about trial balance is correct? It is books containing different accounts of an entity. It is statement containing balances of debtor, debtors का balance होता है सिर्फ इसमें। It is a statement containing balances of debtors and creditors of an entity, debtor और creditor के बारे में ही सारी डिटेल होती है इसमें। It is a statement containing various ledger balances of an entity, ठीक है। तो आपको ये समझना है जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें सारे के सारे लेजर, जितने जर्नल से लेजर में एंट्रीज जाती है, देखो जर्नल से लेजर बनता है और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, तो ट्रायल बैलेंस में लेजर में जितने अकाउंट बने होते हैं उन सभी के बैलेंस जाते हैं। डेटर अकेले का नहीं जाता, अकेले एसेट का नहीं जाता, अकेले क्रेडिटर का नहीं जाता, सबके बैलेंस जाते हैं। तो लास्ट आपका डी। फिर वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन इज डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वेजेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, इंस्टॉलेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो भी वेजेस या जो भी एक्सपेंसेस हम, मशीन खरीदी हमने, जो भी एक्सपेंसेस हम मशीन को आपके प्रेमिसेस में लाने तक और उसको वर्केबल करने तक जो भी खर्चे होंगे, चाहे वो वेजेस पे की है, चाहे इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, चाहे कैरेज पे की है, वो सब मशीन में ही ऐड होते हैं, ठीक है। इस रूल का आपने ध्यान रखना है। एनी चार्जेस विच आर गिवन फॉर इरेक्शन ऑफ अ मशीन, इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन, मेकिंग मशीन वर्केबल, है ना, और उसको लाने के लिए अगर कैरेज भी दिया, वो सारा का सारा कहां ऐड होगा, मशीनरी अकाउंट में ऐड कर देंगे हम। फिर करंट लाइबिलिटीज, when are current liabilities payable, है ना, when are current liabilities payable? Within a year, after 1 year, within 5 years, subject to contingency। अब आपको समझना है करंट लाइबिलिटीज की डेफिनेशन ही ये होती है कि वो लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर अंदर हमें वापस करनी है, विद इन 1 ईयर वी हैव टू रिटर्न देम। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन, इजी। फिर इज द टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस सेम? तो आंसर आपको पूछा कि सेम होती है, बोलता है नो, देयर आर सम टाइम्स गुड रीजन फॉर व्हाई दे डिफर। कुछ रीजन हर बार, मतलब ये कहने का मतलब है समटाइम्स इट मे नॉट एग्री, ये मतलब है स्टेटमेंट का। ये कहता है हमेशा एग्री करती है, ये कहता है यस व्हेन ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, नो बिकॉज इट इज नॉट बैलेंस शीट। तो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो देखो बनता ही साल के एंड में है, तो ये तो रीजन नहीं हो सकता। फिर नो बिकॉज इट इज नॉट अ बैलेंस शीट, ये भी कोई रीजन नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट ना हो बट अकाउंट्स तो बैलेंस शीट
वाले ही होते हैं थोड़े आधे, और प्लस डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस जब मिलता है तभी तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी जो है वो कैलकुलेट होती है। तो बचे ये दो ऑप्शन। अब इसमें ध्यान रखना है, यस ऑलवेज गलत है और नो ऑलवेज भी गलत है। यस ऑलवेज क्यों गलत है? देयर कुड बी समटाइम्स, देयर कुड बी डिफरेंस, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, कुछ अकाउंट मिस हो गया हो, किसी तरह का कोई एरर हो गया हो, तो इसलिए ये नो, देयर आर समटाइम्स गुड रीजंस वाई जो बैलेंसेस है डेबिट क्रेडिट जो है वो डिफर कर जाए। उसका गुड रीजन कोई ना कोई हो सकता है। वो रीजन क्या हो सकता है? कोई ना कोई एरर हो सकता है, नॉर्मल है, ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई अकाउंटिंग एरर हो सकता है, कोई हम पूरी की पूरी ओमिशन कर सकते हैं एंट्री को, है ना, टाइप ऑफ एरर्स आपने किए हैं, ओमिशन हो सकती है पूरी एंट्री, हाफ पूरी एंट्री के ओमिशन से तो खैर नहीं डिफरेंस आता, लेकिन कोई एंट्री हमने गलत रिकॉर्ड कर दी, एक अकाउंट में 30,000 रिकॉर्ड कर दिया, एक अकाउंट में 10,000 रिकॉर्ड कर दिया, किसी भी तरह का कोई एरर हो सकता है, तो देयर माइट भी, या कोई एंट्री जो है हम जो है ट्रांसफर करने में गलती करके, जर्नल में तो ठीक डाली लेकिन आगे ट्रांसफर करने में गलती कर दी कहीं, तो किसी भी तरह की कोई मिस्टेक जो है वो हो सकती है। अब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक जहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? बहुत आसान है ये, है ना। सबसे पहले बार ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल में। बाकी सब तो उसको फॉलो करते हैं, जर्नल के बाद लेजर या कैश बुक वगैरह ये चीज़ें बनती है, फिर बैलेंस शीट बनती है, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले रिकॉर्ड ही कहाँ होती है? जर्नल में रिकॉर्ड होती है, ठीक है जी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट को इनमें से कौन सा जो है वो डिनोट करता है प्रॉपर? तो कॉग्स प्लस ओपनिंग स्टॉक, सेल्स लेस परचेजेस, नेट प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस। तो बेस्ट जो है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट आपने किया है तो कैसे आएगा? सेल्स में से जब आप माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ऐसे करके आपकी जो है वो क्या आ जाती है? ये सॉरी ए नहीं, ये बी ऑप्शन, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द अंडरलाइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट सपोर्ट्स नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स बट प्रोविजन फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस? ऐसी आपको कंसेप्ट बोला है जिसमें ये बताते हैं कि भाई प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो बट लॉसेस को जो है प्रोविजन बनाओ, कोई भी लॉस होने वाला है उसके लिए प्रोविजन बनाओ। तो मैचिंग कंसेप्ट तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। मेटरनिटी कंसेप्ट तो ये बताता है कि कौन सी चीज हमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और वो रिकॉर्ड करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रेलिवेंस वाली रिकॉर्ड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी बताता है कि एक ही मेथड को बार बार कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कई मेथड होते हैं, तो यू हैव टू फॉलो वन एंड कंसिस्टेंटली, उनको चेंज नहीं करना है, चिपिंग एंड चेंजेस नहीं करना है जब आपके पास ऑप्शंस है वहां पे। तो बचा ये कंजर्वेटिज्म, ये कहता है प्रूडेंस, इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस क्या बोलती है? इंटेलिजेंस यही कहती है लॉस होने वाला है तो उसके लिए पहले तैयारी कर लो, और प्रॉफिट होने वाला है तो कोई चक्कर नहीं, उसकी टेंशन मत लो, बट लॉस की प्रोविजन पहले बना दो, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट इज अप्लाइड बाय एंटिटी व्हेन इवेंट सच एज न्यू कंपटीटर एंटरिंग द मार्केट, रिफ्ट बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? अब इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस हैं आपके मैचिंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट और कॉस्ट कंसेप्ट। लास्ट है कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। तो अब इसमें देखो कॉस्ट, अब इसमें क्या समझना, देखो जब आपका ये न्यू कॉम्पिटिटर एंटर कर रहा है या आपकी जो है प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रिफ्ट हो रही है, तो उस वजह से ये जितनी भी हैं ये सारी चीजें आप मनी में मेजर तो कर नहीं सकते। और अकाउंटिंग का पहला रूल है ना, मेन पर्पस, जो मेन अजम्पशन है एक, या आप कह लो कंसेप्ट है, वो क्या है? वो कहता है कि भाई जो चीज मनी में मेजरेबल हो वही अकाउंटिंग में नोट होती है। तो इस कंसेप्ट की वजह से हम ये चीजें नोट नहीं करते, बिकॉज ये सब मनी में मेजरेबल नहीं है, मनी में मेजरेबल ये सारा नहीं है, इसलिए हम रिकॉर्ड
नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट ये दो हैं आपके, और इनमें क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न प्रिपेयर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब इसमें से कौन सी कंसर्न है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। तो ट्रेडिंग कंसर्न बोली है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बोल रही है, मैन्युफैक्चरिंग बोली है, कंपनी बोली है। तो आपको समझना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो हमेशा जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं, मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बनाती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट, तो ये क्वेश्चन भी कहाँ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम और एक्सपेंस दो चीजें बता रहा है। अभी पीछे भी हमने किया, जिस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में ही जिक्र हो रहा हो, वो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है आपका, ठीक है। वो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, हमेशा आपने याद रखना है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, गेन, ये सब जो है ये नॉमिनल इन नेचर होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है जी। तो अब आपके आ जाएंगे, ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझना है। देखो यहाँ पे क्या है, पहले में इंडस्ट्री, कंसीडर एन इंडस्ट्री विद फॉलोइंग बजटेड मंथली फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, खर्चा दे रखा है, और बोला नॉर्मल मंथली आउटपुट 12,000 पर स्टैंडर्ड लेबर आवर दिया हुआ है, और वेरिएबल ओवरहेड रेट दिया हुआ है। पूछा क्या है, कहता है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट बता दो। अब आपको समझना ही लगेगा कैसे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालना है। तो जो भी रेट होता है, देखो जब भी कोई चीज आप निकालते हो तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो इस क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी है, फिक्स तो दे रखी है, 2,20,000 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट कैसी निकलेगी, आप देखो, फिक्स्ड कॉस्ट 2,20,000 में प्लस वेरिएबल कॉस्ट इतना पर आवर है और इतना जो है आवर्स लगे हैं, तो 12,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, वो भी 12,000 है। अगर आप ऐसे करोगे, देखो जब आप इतना करोगे ऊपर वाला पोर्शन, तो इससे आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर टोटल कॉस्ट को आप जितने आवर्स आपने काम किया है उससे डिवाइड कर देंगे, कितने हैं टोटल आवर्स, 12,000 पर स्टैंडर्ड लेबर आवर, तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। तो 2,22,000 प्लस 12,000 इंटू 25, ये पूरा मिला के 5,20,000 आ जाएगा। और फिर आप 12,000 से इसको डिवाइड कर दो, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, आपका फाइनल आंसर आना चाहिए ये डी, 43.333 करके आपका जो है ये फाइनल आंसर इसमें आ जाएगा। 43.333 आएगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, 2,22,000 इंटू दीज टू, ये टोटल कॉस्ट होगी, फिर उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स से। नेक्स्ट आपका ये लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे है ना, इसमें से जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखो हर तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कर लिए हैं। देखो बेसिक है, न्यूमेरिकल्स बहुत कम आए हुए हैं, और जो आए भी हुए हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो फर्म परचेजिंग 2 आइटम्स बोथ ऑन क्रेडिट, दोनों उधार में खरीदी हैं। द क्रेडिट टर्म ऑफर्ड, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ये ना, ये ऐसे दोनों आइटम्स के लिए अलग अलग, ठीक है। तो मैंने ऐसे दो अलग कर ली। द डिक्लेयर्ड परचेज कॉस्ट ऑफ आइटम, एक आइटम 60,000 की है, एक आइटम आपकी 1,40,000 की है, ये दो आइटम्स हैं आपकी। इफ बोथ क्रेडिट कैन बी सेटल्ड 14th डे पे, ठीक है, आपने उधार में खरीदा लेकिन 14th डे पेमेंट हो गई इसकी, तो आपको कैलकुलेट करना है कि इनमें से टोटल अमाउंट कितना बनेगा, ये कैलकुलेट कर रहा है सिर्फ इतना। तो आपको ये समझना, देखो ये टर्म क्या है, ये कहता है कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट हो गई तो 2.5% डिस्काउंट मिल जाएगा पेमेंट में, मतलब 60,000 में से 2.5% कम करके फिर देना है। अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट आ गई, कहता है 20 दिन के अंदर पेमेंट आई तो 1% डिस्काउंट देना है,
और अगर आपने 30 दिन में पेमेंट करी तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 30 दिन के बाद करी, है ना। इसके अगर 1 में कर दी तो ऐसे, 20वें दिन तक कर दी तो ये। सिमिलरली 15 दिन तक पेमेंट कर दी तो 2% डिस्काउंट, 5 दिन में पेमेंट कर दी तो 3% डिस्काउंट, पर अगर आपने इसके बाद पेमेंट करी तो 30 दिन के तो नेट फिर कोई डिस्काउंट नहीं आपको मिलेगा। ये आपको समझना है। तो पेमेंट कौन से दिन हुई है? पेमेंट जो है आपकी 14th डे हुई है, यानी कि दोनों में ये सेकंड वाला लगेगा। 1%, तो पहले में इसमें 1% डिस्काउंट मिलेगा और इसमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। इसका 1% कैलकुलेट करो तो वो कितना आएगा? 600 रुपीज आएगा, है ना। और अगर आप इसका 2% कैलकुलेट करेंगे तो 2800 आ जाएगा। इन दोनों डिस्काउंट को जोड़ दो तो 3400 आ गया। दोनों पेमेंट्स को जोड़ दो तो 2 लाख आ गया। तो 2 लाख में से ये माइनस कर दो, उतनी पेमेंट आपको जो है वो देनी है। तो वो जो पेमेंट आपकी बनेगी, ये 2 लाख में से 3400 जो है माइनस कर देंगे। पॉइंट ये है, ये समझना है, ये कुछ भी नहीं है, ये आपने समझ ली टर्म्स कि इतने दिन तक पेमेंट आएगी 1%, इतने दिन तक पेमेंट आई 2%, 14 डे पेमेंट आई, तो दोनों में हमें यही बीच वाला स्लैब लगाना है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको आए हुए हैं अभी तक, आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो जितने भी मैंने आपको एमसीक्यू सेशंस करवाए थे या आपने जो क्लासेस भी जिन्होंने ले रखी है उनको क्लासेस भी कराए थे, तो जो आपका टॉपिक्स मैंने कवर किए थे वो इनके बेसिस पे तो किए गए थे, प्लस इन्हीं के जैसे और जितने भी टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे जो है हमने कवर किए हुए हैं उनमें। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही बीच बीच में कुछ ना कुछ आपके लिए मैं लाता रहूँगा ताकि आपकी रिवीजन जो है वो ट्रैक पे चल सके।